जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 71। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा आज का चैप्टर 14। और चूंकि ये हमारा टॉपिक जो ग्रिड है, लास्ट ग्रिड में हम अपने सब्जेक्ट के, तो ये डाटा सिस्टम एंड रिस्क से रिलेट करता है। तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनका फोकस एक ही है, क्या? डिफरेंट टाइप्स के रिस्क और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। ये चैप्टर 15 है, सॉरी चैप्टर 15 है, चैप्टर 15। ये भी रिस्क से रिलेट करता है। टाइटल क्या है इसका? साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, यानी साइबर सिक्योरिटी से रिलेट करता है कि हमें हमारा जो सिस्टम है इसको कितनी तरह के रिस्क फेस करना पड़ते हैं और हम उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। याद रखिए, इसमें साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस किया जाएगा। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे कुछ जो आईटी सिस्टम है उसे रिस्क होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ से। इस चैप्टर में एनवायरमेंटल फैक्टर की डिस्कशन नहीं होगी, ठीक है। समटाइम रिस्क होता है फिजिकल, वो भी डिस्कशन नहीं होगी। यहाँ पे फोकस क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से रिस्क है। इसमें आपको जो प्रीवियस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क स्टडी किए थे, उनमें से जो हमारे सिस्टम से रिलेटेड है वहां पे आज हम उनकी डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। यू समझिए, चैप्टर 4 में जो रिस्क था ना हमारा, सिस्टम से रिलेटेड रिस्क, इसे हमने नाम दिया था चैप्टर, मैं आपको मैच करवा दूं, चैप्टर 14 में बेसिकली स्टार्ट में हमने जनरल डिस्कशन की थी। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 था, टाइप्स ऑफ आईटी रिस्क। इसमें जो डिजिटल रिस्क है ना, डिजिटल रिस्क, टाइप्स ऑफ आईटी रिस्क में डिजिटल रिस्क, यू समझ लीजिए कि चैप्टर 15 उसकी एक्सटेंशन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर 14 ने हमें जनरल कंसेप्ट दिया रिस्क का और बहुत से टाइप्स ऑफ रिस्क बताए और उनके टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी बताई चैप्टर 14 ने। उनमें से एक टाइप जो थी वो थी डिजिटल रिस्क। बाकी दूसरी टाइप्स कौन कौन सी थी? दूसरी टाइप से फिजिकल रिस्क, ह्यूमन रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क, ठीक है, कंप्लायंस रिस्क। तो यहाँ पे जो फोकस है किसके ऊपर है भला? किस रिस्क पे? डिजिटल रिस्क पे। फिजिकल पे नहीं, किस पे? डिजिटल रिस्क पे। कि डिजिटल रिस्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल्स के साथ, तारीख के कुछ अजीबोगरीब वाकयात को सामने रख के डिस्कशन करेंगे कि एक कंपनी कौन कौन से डिजिटल रिस्क को फेस कर रही होती है। और जाहिर है कि हम आधा अधूरा काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर 15 में सिर्फ और सिर्फ रिस्क को डिस्कस कर लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम पहले रिस्क को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करेंगे, उसका इलाज भी डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के इंश्योर करने के लिए हम अपना मजबूत डिफेंस कैसे तैयार करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जितनी भी बात होगी वो सारी की सारी बात कौन सी होगी? थ्रेट्स की। मतलब काफी 90% थ्रेट्स की बात होगी। भाई बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? चैप्टर 14 और 15 में क्या फर्क है? चैप्टर 14 में बहुत सी तरह का रिस्क डिस्कस किया, जो हमारे जनरल डिस्कशन की उसने कुछ कंसेप्ट समझाने के लिए हमें बेसिक डिस्कशन की, और फिर उसके बाद बहुत से तरह के रिस्क को डिस्कस किया और उनकी स्ट्रेटजीज बताई। लेकिन चैप्टर 14 का स्पेसिफिकली फोकस क्या है भला? डिजिटल रिस्क। फिजिकल रिस्क को ज्यादा डिस्कस नहीं करेगा, डिस्कस एनवायरमेंटल रिस्क को डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल रिस्क को फोकस समझ रहे कि स्कोप समझे चैप्टर का। और अगर आप देखें तो ज्यादा खतरनाक और तादाद में भी ज्यादा डिजिटल रिस्क ही होते हैं। मतलब आईटी से रिलेटेड जब कभी आप सोचे ना क्या क्या रिस्क है, तो आपके असल में डिजिटल रिस्क ही आते हैं। उन्हीं के बारे में ज्यादा सुना होता है, देखा होता है।
तो इसीलिए ये चैप्टर जो है समझ लीजिए प्योर रिलेट करता है डिजिटल रिस्क। डन। अच्छा 15 चैप्टर 15, वो तो 14 लिखा है, गलती से लिखा गया 14, इंसान है गलती हो सकती है, 14 का 15 ही रखना, ठीक है। ये नहीं समझा चैप्टर 14 दोबारा से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। डिजिटल रिस्क, डिजिटल रिस्क पढ़ना है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ रिस्क ही रिस्क पढ़ने हैं, आज के लेक्चर में रिस्क। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये कोई लॉ का टॉपिक नहीं है कि जिसमें अगर एक सेक्शन के अंदर एक चीज आ रही है तो वही डिस्कस होगी। रिस्क बात से बात निकलती है, बात दूर तक भी पहुंच जाती है, तो रिस्क से रिस्क निकलेगा तो हो सकता है कोई एक दूसरा रिस्क भी डिस्कस हो जाए। बाज़ औक़ात एक रिस्क जो होता है वह बहुत से कंपोनेंट को अफेक्ट करता है। तो जब मैं ये कह रहा हूं ना कि इस चैप्टर के अंदर हम डिजिटल रिस्क डिस्कस करेंगे, तो यूं समझिए कि हम मोर देन 80% हमारी जो इस चैप्टर की डिस्कशन होगी ना वो डिजिटल रिस्क के ऊपर होगी। लेकिन पक्का नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंसेप्ट के साथ दूसरा कंसेप्ट रिलेटेड होता है, तो कहीं कहीं अगर कोई थर्ड पार्टी रिस्क की एग्जांपल भी आ गई तो आपने ये पक्के नहीं होता ना, सर आपने तो बोला था डिजिटल रिस्क, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कोई डिजिटल रिस्क राइज। बताया था ना, ये पिछले चैप्टर में बताया था कि सम टाइम एक एग्जांपल एक से ज्यादा कैटेगरीज में फॉल कर सकती है, तो वही असूल इधर भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई आपको फर्ज कीजिए पार्टी का रिस्क डिस्कस अगर कभी इक्का दुक्का कोई हो भी जाता है तो वो किस वजह से डिस्कस होगा भला? हाँ वो लिंक होगा उसका साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के साथ, ठीक है जी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो सिंपल बेसिक डिस्कशन है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है इसमें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 बेसिक डिस्कशन है। क्या है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1? बेसिक डिस्कशन, बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट, वार्म अप करवा रहा है चैप्टर के लिए। आपको क्या करवा रहा है? वार्म अप करवा रहा है। ये सिर्फ पढ़ लीजिए, मेरा नहीं ख्याल हेलो पूछ लो हाल चाल, कोई बात नहीं। उनको पता नहीं होगा कि क्लास में है, इनको तो पता है कि क्लास में हूं, ये तो साइलेंट कर सकते थे। कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। मस्जिद में भी तो ऐसा हो जाता है, नमाज पढ़े बेल हो जाती है, ऐसा ही है, हो जाता है, कोई बात नहीं। गलती है किसी से भी हो सकती है, गलती है। हाँ जैसे उधर चैप्टर 14 लिखा गया, शाबाश, गलती है। तो 3 ला का टेस्ट आ चुका है, अभी चेक करें, अभी चेक कर, अभी कर, क्लास में आने से पहले कर गया। रात 12 बजे तक जाग जाग इंतजार करते रहे, शाबाश। हाँ कल ही, आज से निकल गया, आज नहीं कर सकते अटेम्प्ट, है ना। हाँ यही तो टेस्ट का इंतजार, ये तो तैयार किया था। तो हमने 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज डिस्कस करने हैं, 3। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ये क्या करेगा? इंट्रोडक्शन टॉपिक के साथ बेसिक कंसेप्ट हल्के हल्के। फिर इसके बाद टेक्निकल चीज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ है, टेक्निकल। और फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में हम तारीख पढ़ेंगे, तारीख 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 डार्क साइड ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में कौन से बड़े बड़े साइबर अटैक्स हुए हैं जिनसे कंपनी को लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है, जिनसे एक नहीं दो नहीं लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। हम कुछ फिर रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमने इनसे कुछ सबक सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है। तो आज 3 कंसेप्ट, वार्म अप, बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद टेक्निकल कंसेप्ट, उसके बाद कुछ हिस्टोरिक एग्जांपल, 3। तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है? फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के फाउंडेशनल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। क्या साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी है, साइबर थ्रेट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है आपके पास जो भी कंप्यूटर नेटवर्क डाटा है उसे अटैक्स से बचाना, ये है साइबर। डिजिटल अटैक से बचाना, शाबाश, डिजिटल अटैक से बचाना। भाई साइबर सिक्योरिटी समझ आती है? ये साइबर सिक्योरिटी का आगाज पता है कहां से हुआ था?
जिस दिन से इंटरनेट इजाद हुआ, साइबर से, जब इंटरनेट नहीं था तो साइबर थ्रेट भी नहीं थे, कोई वायरस नहीं, कोई मैलवेयर नहीं, कोई हैकिंग नहीं, ठीक है। जब इंटरनेट शुरू हुआ तो फिर ये सारे मसले, क्योंकि हर अच्छी चीज के साथ कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी अटैच होते हैं। तो पहला वायरस भी हमने बनाया था, हाँ पता है ना आपको? हाँ जी बिल्कुल, हम पाकिस्तानियों ने, एवोल्यूशन फ्रॉम, लाहौर के थे ये, मेरा चुमरजी के करीब अभी भी उनका कॉलेज है कि ऑफिस है, दो भाई थे ना। हाँ, एवोल्यूशन फ्रॉम इंटरनेट ओरिजिन। अच्छा, सबसे पहले जो इंटरनेट है ना, ये मिलिट्री पर्पस के लिए बेसिकली इजाद हुआ था। ये सिर्फ मिलिट्री आर्मी तक इसकी एक्सेस थी। फिर इसके बाद जंग खत्म होगी, उन्होंने कहा अब जंग तो खत्म होगी, अब इंटरनेट इजाद हो चुका है। जंग के दिनों में एक जगह से दूसरी जगह क्विकली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल, अब क्या करें? उन्होंने कहा बिजनेसमैन को बेच दो, इससे प्रॉफिट आए। पहले से बिजनेसमैन, अच्छा अब जब तक मिलिट्री के हाथ में था इंटरनेट, या मिलिट्री सिर्फ यूज करती थी, यूजर कम थे, सिक्योरिटी बहुत आसान थी, तब थ्रेट भी इतने नहीं थे क्योंकि आम लोगों तक एक्सेस ही नहीं थी। जब बिजनेस ने इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया तो तब ये एक बिजनेस एसेट बन गया, तब बिजनेस इसके ऊपर रिलाय करना शुरू हो गए, तब हैकर को असल ऐसा समझे हैकिंग का प्रोफेशन इजाद हुआ। उन्होंने अच्छा बिजनेसमैन को डिस्टर्ब करेंगे ना तो इनके पास पैसे भी ज्यादा होते हैं, तो ये हमें पैसे भी दे सकेंगे अगर हम इनको ब्लैकमेल करेंगे। तो फिर यहां से हैकिंग स्टार्ट हुई जब इंटरनेट बिजनेस के पास पहुंचा। फिर मजीद डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आपको पता है डेवलपमेंट होती रहती है, तो फिर बिजनेस के साथ साथ पर्सनल यूज, पर्सनल कंप्यूटर जब बने, ट्रेंड इस्तेमाल ज्यादा हुआ, तो फिर पर लोगों ने पर्सनल लाइफ में भी इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पीसी। लेकिन जब इंटरनेट इवॉल्व होके पीसी लेवल पे आया, स्टिल हैकर्स का फोकस किस पे था? बिजनेस में। क्यों भला? इन लोगों के पास पैसा होता है, पैसा दे सकते हैं, इनके एसेट्स ज्यादा अहम होते हैं। इन पर्सनल कम के लिए क्या ये ज्यादा अहम नहीं है, ज्यादा क्या होगा, कोई फैमिली पिक्चर्स होंगी या किसी स्टूडेंट के नोट्स होंगे, कहते कोई बात नहीं, हम इनके लिए क्यों 10-10 20-20 हज़ार रुपए दें, डिलीट हो गए कोई बात नहीं, दोस्त से दोबारा लेके नोट्स बना लेंगे। तो फोकस ज्यादा हैकर्स का किस पे था? बिजनेस। अच्छा, पीसी के बाद फिर अब उस वक्त भी जाहिर है पीसी भी चंद एक लोगों, 90s की अगर हम बात करें तो ज्यादा लोगों के पास नहीं था। फिर जब 2005 से ऑनवर्ड स्मार्टफोन इजाद होना शुरू हुए तो मोबाइल में इंटरनेट आ गया। असल में फिर यहाँ पे इंटरनेट की ग्रोथ हुई, बड़ी ज्यादा ग्रोथ मोबाइल। और मोबाइल के बाद अब तो मोबाइल में तो इंसानों के हाथ में आया ना, सारे इंसानों के पास लगभग आ गया मोबाइल। लेकिन फिर मजीद ग्रोथ हुई तो क्या हुआ? इंटरनेट ऑफ थिंग, चीजों को पास में इंटरनेट आ गया। मेरे पास तो इंटरनेट आया या मेरी फ्रिज के पास भी इंटरनेट आ गया, वो भी एसी के पास भी इंटरनेट आ गया, घर के दरवाजे के पास भी इंटरनेट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मजीद एक्सपेंड हो गया, इंटरनेट का इस्तेमाल, चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो गई। और फिर इसका क्लाउड कंप्यूटिंग मजीद, कि क्लाउड के जरिए से भी अब ऑपरेशन हो रहे हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इस वक्त का सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होने का सोर्स है प्रोबेबली, खासतौर पे इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये हमारा एक इंटरनेट की एवोल्यूशन प्रोसेस है। अब रिसेंटली चूंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो धोखे खा के इनके अपना नुकसान करवा के इन्होंने भी कुछ सबक सीखे हैं, तो अपने सिक्योरिटी फीचर्स इनहेंस कर दिए। अब इनको समझ आ गई है कि हैकर्स को 10 लाख रुपया देने से बेहतर है कि हम अपने सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दें। तो इसीलिए इन्होंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम इंक्रीज किए। तो फिर हैकर्स ने क्या किया भला? हाँ, अपना डायरेक्शन चेंज कर दी। अब वो बिजनेसेस के ऊपर कम, इंडिविजुअल्स के ऊपर ज्यादा हैकिंग करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल का सिक्योरिटी सिस्टम कंपैरेटिवली वीक होता है। इसीलिए आपको सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए। फंडामेंटल कंसेप्ट समझ आ गए इंटरनेट का एवोल्यूशन। चलिए, अब गोल्स क्या है साइबर सिक्योरिटी के? साइबर सिक्योरिटी के 3 गोल्स हैं। बैंक की एग्जांपल सामने रखिए।
पहला गोल क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, कि मेरा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मेरा डाटा है, कॉन्फिडेंशियल रहे। जैसे बैंक में जो मेरा डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, वो किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, मेरे घर वालों को भी नहीं पता चलना चाहिए बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये है कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या साइबर कॉन्फिडेंशियलिटी एक गोल है? बिल्कुल है। दूसरा गोल क्या है? इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना हो, किसी और तक ना पहुंचे। यह है साइबर सिक्योरिटी का पहला मकसद। दूसरा मकसद क्या है? भाई मेरे तक रहे तो सही, तो इंफॉर्मेशन हो मेरे पास भी सही। ये ना हो मेरे अकाउंट में फॉर एग्जांपल 84,000 रुपीज हैं, तो मैं जब ऑनलाइन चेक करूं 48,000 बैलेंस शो हो रहा हो, पता चले चंद एक ट्रांजैक्शन जो है वो सही नहीं रिकॉर्ड की बैंक ने। यह इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? रिलायबल एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड। मुझे पहले पढ़ा हुआ है। तो साइबर सिक्योरिटी को क्या करना चाहिए? मेरे डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखे, मेरे डाटा को इंटेग्रिटी रखे उसमें, यानी सही डाटा हो, कॉन्फिडेंशियल रहे, सही रहे, मेंटेन हो। और लास्ट क्या? अवेलेबिलिटी, कि जब मैंने ट्रांजैक्शन करनी हो सिस्टम डाउन ना हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम डाउन ना हो। तो ये 3 कोर गोल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के: कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी, और इसके बाद अवेलेबिलिटी। यारे भाई क्लास हो रही है मेरे भाई हैं। हो गया, चार्जिंग खत्म हो गई थी। सर इसकी क्या लगती है? चार्जिंग या अल्लाह माफ फरमा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। जुम्मे की नमाज में खुसूस है। अब ये नहीं पूछना किस चीज की माफी मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से, ठीक है? तो कहां पे थे हम? ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव है साइबर सिक्योरिटी के? 3। कौन कौन से? कॉन्फिडेंशियलिटी है, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा किसी को शो ना हो। रिलायबिलिटी, डाटा ठीक हो। अवेलेबिलिटी, जब जरूरत पड़े मौजूद हो, नॉट अवेलेबल ना हो। 3 ऑब्जेक्टिव हैं जी सिस्टम के। ये ऑब्जेक्टिव से जहन में बैंकिंग सिस्टम लेके आना। जैसे बैंकिंग सिस्टम से आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वही ऑब्जेक्टिव्स है हमारे फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी के। ऑब्जेक्टिव क्लियर? साइबर सिक्योरिटी क्यों अहम है आजकल के दौर में? अहम है। क्यों अहम है? बहुत ज्यादा अहम है, ये हमें भी पता है बहुत ज्यादा। क्यों अहम है ये सुन लें। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, उनके ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी के बगैर शायद ही कोई बिजनेस काम कर सकता हो। तो जहां टेक्नोलॉजी यूज होगी, जहां इंटरनेट यूज होगा, वहां पे थ्रेट भी होगा। पहले रीजन क्या है क्यों साइबर सिक्योरिटी अहम है? बिजनेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ थ्रेट जुड़ा हुआ है। सोफिस्टिकेटेड थ्रेट एक्टर्स, कि आजकल जो हैकर्स हैं वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वो एआई को यूज कर रहे हैं, ठीक है? रैंसमवेयर अटैक करते हैं, फिशिंग अटैक करते हैं, ठीक है? तो आजकल के हैकर्स भी स्मार्ट से स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स टेक्निक, इसलिए सिक्योरिटी अहम है। अगर सिक्योरिटी नहीं सीखी तो अटैक के सामने आप टिक नहीं पाएंगे, सिस्टम आपका कैप्चर कर लेंगे। तीसरी रीजन क्या है? सेंसिटिव डाटा। डाटा भी सेंसिटिव है। अब क्योंकि पुराने जमाने में तो हम कंप्यूटर पे डाटा, डिजिटल डाटा रखते ही नहीं थे, अब तो हमारा ज्यादा डाटा डिजिटल है। मेरा नहीं ख्याल टेस्ट और होम असाइनमेंट के अलावा आप रियल लाइफ में कोई और चीज कभी हाथ से लिखते होंगे? सफा लिखते हैं? क्या लिखते हैं? प्रैक्टिस, वही प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा नहीं लिखते ना, नोट्स के अलावा। क्यों? बल्कि अब आगे चल के ये काम भी आपका सीफैब लेवल पे जाएंगे। आपको सीफैब लेवल पे मैनुअल पेपर तो नहीं है, हैंड रिटन पेपर तो कोई नहीं है, वहां कैसे होंगे बेगर? टाइप होंगे। तो चूंकि दुनिया अब पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है, तो आपका जो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल मोड में जनरेट हो रही है, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी भी ज्यादा अहम है, ठीक है? सेंसिटिव डाटा आपका आपने रखा होता है डिजिटल फॉर्म में, जैसे अपने कस्टमर्स का डाटा, फाइनेंशियल डाटा, और कुछ सीक्रेट्स। जो सीक्रेट चीजें हैं वो भी कहाँ होती हैं? कंप्यूटर में, मोबाइल में। तो सिक्योरिटी इसलिए भी अहम है। और क्या रीजन है? रिमोट वर्क।
आजकल कंपनीज बजाय इसके कि ऑफिस में आके काम करवाएं, ज्यादा ट्रेंड क्या बढ़ता जा रहा है, बल्कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, हमारे प्रोफेशन में सीए फर्म्स, जो चंद कुछ एम्प्लॉइज का तो रोज आना जरूरी है, जिनका रोज आना जरूरी नहीं, कहते हैं भाई हफ्ते में 2-3 दिन आए बस, बाकी घर से काम करें। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड बढ़ रहा है, ऑफिस की स्पेस बची, डाटा बचा, इंटरनेट इस्तेमाल, रिसोर्सेज बचे, कॉस्ट एफिशिएंसी भी है, एम्प्लॉय की भी कन्वीनियंस है, घर बैठे वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह, लेकिन अब ये तो प्लस पॉइंट आपको लग रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से एम्प्लॉय जो डाटा है वो हमें क्लाउड पे रखना पड़ रहा है, इसकी वजह से एम्प्लॉय की डिवाइस को कनेक्शन देना पड़ रहा है हमें अपने ऑफिशियल डाटाबेस के साथ। तो सिक्योरिटी को इंश्योर करना जरूरी है जो एम्प्लॉय की है। क्या था, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, इन चीजों की वजह से सिक्योरिटी आजकल अहम है। भाई क्यों साइबर सिक्योरिटी अहम है आजकल? डाटा क्लाउड में है, और इसके अलावा और क्या रीजन है साइबर सिक्योरिटी क्यों अहम है? हैकर जो है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों अहम है? डाटा सेंसिटिव है हमारा, जो हम डिजिटल फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। क्लियर? एग्री करते हैं? इन चीजों की वजह से साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है। ओके, चलिए हमने पढ़ लिया साइबर सिक्योरिटी क्या है, हमने पढ़ लिया इंटरनेट का एवोल्यूशन, साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट का ताल्लुक देखा क्या है, फिर बढ़ते बढ़ते हमें पता चला कि अब तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो जरूरी, क्योंकि इंटरनेट जितना फैल चुका है साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइबर सिक्योरिटी के, और क्यों साइबर सिक्योरिटी मैटर करती है। अच्छा, ये तो है क्यों साइबर सिक्योरिटी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये क्या है, ये समझे क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर, इनकरेज, मोटिवेट। भैया ये करोगे अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, नहीं करोगे तो खुश रहोगे और गरीब रहोगे। मजाक कर रहा हूं, अब मेरी गरीबी का ताल्लुक सीए से नहीं है, मेरी गरीबी का ताल्लुक सीए से नहीं है। एलन मस्क की एक पोस्ट है कुछ अर्सा पहले, उसने कहा मैं एक दिन में 16 घंटे काम करता हूं और फिर भी आप मुझे खुश नसीब समझते हैं। क्या बोला? एक दिन में 16 घंटे का, उसको क्या जरूरत है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। क्या 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 पोस्ट की है उसने, क्या बोला? एक दिन में 16 घंटे काम करता हूं तो मुझे, और आप मुझे खुश नसीब। उस दिन मुझे एक जगह पे बात पड़ी थी, उस दिन लिंक आई, बड़े अरसे बाद याद हुई कि अमीर की डेफिनेशन क्या, अमीर की डेफिनेशन जिसके वो हाँ एक और नहीं एक और जगह पे मैंने कहा, अगर आपकी जरूरियात आपकी आमदनी से कम है तो आप अमीर हैं, आपके खर्चे आपकी आमदनी से कम हैं तो आप अमीर हैं। ठीक है, वरना करोड़ों रुपया भी महाना कमा लें, अगर उसी लिहाज से खर्च करेंगे तो फिर भी टेंशन में ही रहेंगे। और अगर हजारों रुपया भी कमा लें, हजारों से मुराद कम से कम 60-70 हजार है, ठीक है, तो भी अगर आपकी जरूरियात उसमें पूरी हो जाती हैं तो आप खुश हैं, खुश है। एलन मस्क से ज्यादा खुश हैं। अगर आप एक दिन में 16 घंटे से कम काम करते हैं तो आप एलन मस्क, और आपकी जरूरियातें जिंदगी पूरी हो रही हैं तो एलन मस्क से आप ज्यादा खुशहाल हैं। अपने आप को समझे। बाकी बहरहाल वापिस आते हैं, तो क्या कह रहा है, सक्सेसफुल साइबर अटैक, अगर सक्सेसफुल साइबर अटैक होगा क्या नुकसान होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा जी। वो भाई रैंसमवेयर, वो पैसे मांगे, कहेंगे डाटा दोबारा चाहिए, पैसे दो। रेपुटेशनल डैमेज, बैंक का डेटाबेस हैक हो गया, कस्टमर कहेंगे भैया ये तो हमारा डाटा इस बैंक के हाथों में महफूज नहीं है, महफूज नहीं है, ये तो हमारा डाटा हैक हो गया, अब ये डार्क वेब पे सेल हो रहा होगा, पता नहीं हमारी सारी ट्रांजैक्शन, हमारा बैंक बैलेंस किस किस लोगों तक पहुंच जाए। अगर किसी ने इस डाटा को ऑब्टेन कर लिया, उसे पता चला हमारे पास इतने पैसे हैं, वो कहीं हमारे वो ब्लैकमेल करना ना शुरू कर दे, वो ट्रैप करना ना शुरू कर दे।
स्पेशल कॉल आती, कार्ड नंबर भी बिल्कुल पता होते हैं उनको सारा। रेगुलेटरी पेनल्टीज, रेगुलेटर भी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कमर्शियल बैंक, ऐसे जिनका सिस्टम हैक हो जाए तो ये कहता है कि भैया आपका सिस्टम वीक था। ऑपरेशनल डिसरप्शन, जाहिर है जितनी अरसे तक सिस्टम नॉट अवेलेबल, हॉस्पिटल का सिस्टम इमेजिन करें हैक हो जाए तो चंद घंटों के लिए अवेलेबल ना हो पेशेंट को, तो आपको पता है हर सेकंड में मॉनिटर, और ट्रीट डॉक्टर जब भी विजिट करता है दिन में चाहे 3 दफा विजिट करे, पहले पिछली फाइल देखता है, हिस्ट्री सारी अभी तक क्या किया था, लास्ट टाइम क्या हुआ, पेशेंट को कब उसने क्या खाया वगैरह सारा कुछ, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। अगर डाटा ही अवेलेबल ना हो, हाँ वैसे पाकिस्तान के हॉस्पिटल को कोई टेंशन नहीं है, हमारा कौन सा सिस्टम डिजिटल है, वो एक कॉपी पड़ी होती है साथ रजिस्टर से, उसी के ऊपर नोट कर रहे होते हैं, हो जाए सिस्टम हैक वही रेस है हमारा। अब चेंज हो रहा है सिस्टम आज, हाँ अब हो रहा है, मैंने भी देखा था कुछ हॉस्पिटल में लैपटॉप में उन्होंने हाँ रखा हुआ था, सारे पेशेंट्स का डाटा उसमें रखा हुआ था, बिल्कुल नहीं ठीक है पाकिस्तान भी रिस्क, पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। रेलिवेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन टूडेज एरिया, आज के टूडेज एरा, आज की दुनिया में साइबर सिक्योरिटी किन किन सेक्टर्स के लिए अहम है? बैंकिंग सेक्टर के लिए अहम है जी, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए भी अहम है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी अहम है, इन सब की वर्किंग सिक्योर सिस्टम में डिपेंड करते हैं, हमारे लिए कोई अहम नहीं है, ये लिखा कोई बात नहीं। ग्लोबल एवोल्यूशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्या दुनिया में साइबर सिक्योरिटी एक सिर्फ बिजनेस कंसर्न है कि लीगल कंसर्न भी है? लॉ मेकर्स को भी इंश्योर करना चाहते हैं कि सिस्टम आपका सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे, तो वो कैसे इंश्योर करते हैं? मुख्तलिफ तरह के लॉज इश्यूज करके। तो क्या ये लॉ सिर्फ ग्लोबली इशू हैं कि पाकिस्तान में भी इशू किए गए हैं? तो जरा बताइए इनमें से कौन कौन से लॉज आपने पढ़े हुए ग्लोबल? GDPR पढ़ा हुआ पहले, कहां पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में। बनता क्या इससे? मेरे को भूल गया, मेरे को सच में भूल गया क्या था। ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन, ग्लोबल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यही बनता है? अच्छा मैंने तुक्का लगाया, ये नहीं बनता होगा। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ये बनता है, शाबाश। CMMC, अच्छा ये GDPR यूके का है कि USA का लॉ है? यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन का है। CMMC क्या है? साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मॉडल सर्टिफिकेशन, ये USA की है, ये USA का लॉ है। NIST, NIST से क्या बनता है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी थ्रेट, पता नहीं क्या है क्या है NIST से। और NIST से क्या बनता है? देख लिखा नहीं हुआ, बात नहीं, NIST से NIST ही बनता है। ये भी साइबर सिक्योरिटी। सिर्फ ये बता दीजिए ग्लोबली किस मुल्क में ये अप्लाई? USA में। ISO 27001 ये तो पता है हमें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। FATF गाइडलाइंस, FATF से क्या बनता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये मुझे कंफर्म है। FATF है ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान के वो जब खबर चलती होती है ना, ग्रे लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज हैं? पीका, मशहूर जमाना लॉ। कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली किसी ने ऐसी, हाँ नहीं ना डाला, अच्छा किया, इसीलिए क्लास में मौजूद हो। 2016 पीका एक्ट, यानी ये पाकिस्तान में कोई भी साइबर क्राइम करे तो पीका 2016 के तहत एक्शन लिया जा सकता है। साइबर क्राइम कहते हैं किसको? अच्छा पहले ये बताइए। कंप्यूटर के जरिए से कोई भी गलत काम करना, ये साइबर क्राइम है, ठीक है। SBP एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ये भी रेगुलेशन है बैंकर्स के लिए। SECP कंपनीज के लिए। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, ये जनरली सारे ये साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। ये मुझे बताइए साइबर सिक्योरिटी ये तो है बैंक्स के लिए, कंपनीज के लिए, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए है कि जनरली सबके लिए, आवाम के लिए में? ये सिर्फ पब्लिक, गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों पे एप्लीकेबल है, दोनों, ओके। तो ये कुछ लॉस थे, ठीक है, जिनमें से मेरा ख्याल है ज्यादातर आपने ऑलरेडी पहले पढ़े हो। तो इसमें क्या कंसर्ट उसने बताया? साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ ग्लोबल इंटरनेशनल लॉस भी हैं और कुछ नेशनल लॉस भी है। डन। तो जरा मुझे बताइए इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपने क्या सीखा? साइबर सिक्योरिटी क्या है, मकसद क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं?
एवोल्यूशन, इसमें मेरा ख्याल है जो प्रोबेबली सबसे अहम है वो ये है, इम्पैक्ट ऑफ सक्सेसफुल साइबर अटैक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम है, इसको जरा ठीक कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये कंसेप्ट जो है ना आपका, ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से हैं? कौन से थ्रेट्स? साइबर से 4 कैटेगरीज है, मिलिशियस सॉफ्टवेयर, मेलवेयर जिसे बोलते हैं, साइबर क्राइम वैरायटीज, सोफिस्टिकेटेड अटैक्स, इनसाइडर एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले मिलिशियस सॉफ्टवेयर। मिलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? नुकसानदेह सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप पॉजिटिव नहीं है। देखिए अक्सर सॉफ्टवेयर का कोई ना कोई पॉजिटिव टास्क होता है। मेलवेयर का मिलिशियस सॉफ्टवेयर कौन से? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ये सिस्टम को डैमेज करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, डाटा को चोरी करते हैं। इसकी टाइप्स क्या है? एडवेयर, स्पाईवेयर, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्केयरवेयर। एडवेयर क्या करता है? हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई एड रन कर देगा। ये अक्सर आप जो फ्री गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं उनमें एडवेयर छुपा होता है। अक्सर आप देखेंगे बच्चों के हाथ में जो होता है ना मोबाइल होगा तो वो तो कोई ना कोई एडवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं अंदाजा होता कि कौन सा सोर्स है, कहाँ से रिलायबल है गेम्स वगैरह है, दूसरे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। तो अनवांटेड इसमें क्या करते हैं, वो थोड़ी थोड़ी देर के हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई ऐड चल रहा होगा, आपके मोबाइल पे आपको सिस्टम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। स्पाईवेयर क्या है? आपका पर्सनल इंस्टॉल होके करेगा, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। एडवेयर तो डिस्टर्ब करते हैं एक तरह से, आपके सिस्टम चलता रहता है लेकिन ऐड चलाता रहता है। स्पाईवेयर ऐड कोई नहीं रन करेगा, सिस्टम को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, सिर्फ आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन लीक करके हैकर तक पहुंचा देगा। कलेक्ट पर्सन है। वायरस क्या होगा? वायरस जो आपकी फाइल को डिस्टर्ब करेगा, अनरीडेबल करेगा, आप उस फाइल को ओपन ही नहीं कर सकते, करप्ट हो जाती है फाइल, रीड नहीं कर सकते डाटा आपका। वायरस सबसे नुकसानदेह जो है ना, ये वायरस की टाइप। वर्म क्या है? वर्म ऐसा समझिए वायरस है जो कि आपके सिस्टम को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, अब बाकी जो कनेक्टेड सिस्टम है उनको भी अफेक्ट करेगा, स्प्रेड हो जाता है। जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया और आपके जितने भी कंटैक्ट्स हैं सबको मैसेज जाएगा, क्लिक हेयर, वो समझेंगे रिलायबल मैसेज है, आप क्लिक हेयर कोई काम की चीज होगी, क्लिक किया तो वो वायरस स्प्रेड हो गया नेटवर्क के जरिए से। ठीक है जी। वर्म ऑटोमेटिक नेट, ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली नेटवर्क पे स्प्रेड होता जाता है, ये अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बनाता जाता है वर्म। ट्रोजन हॉर्स ये डिस्कस हुआ था, बजाहिर लगता है इनोसेंट सॉफ्टवेयर है लेकिन इनसाइड उसमें कोई नुकसानदेह चीज होती है, अटैकर जो है वो एक्सेस हासिल कर लेते हैं इसकी। फेक प्रोग्राम में बजाहिर लगता है कि कोई जेन्युइन चीज है, यूजफुल चीज है, लेकिन सर मैंने एग्जांपल शेयर की थी ना हमने ट्रोजन हॉर्स की। स्केयरवेयर क्या है? अचानक आपको मैसेज आएगा, भाई आपके कंप्यूटर पे इंतहाई दुनिया के खतरनाक तरीन 100 वायरसेस हैं, 5 मिनट के अंदर इनको क्लीन कर सकते हैं आप सिर्फ 499 रुपए में। आप डर के फौरन क्लिक कर देते हैं असल में, और वो मैसेज कर देता है आपके वायरस क्लीन हो गया। असल में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ उसने आपको डराया है। क्या किया है? सिर्फ डराया है, डराया है भैया। यह है स्केयरवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अब अगर मैं आपसे कहूं भैया कल इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो इतना अहम है, वो इतना अहम है, अगर वो नहीं पढ़ा ना तो पूरा डीएसआर समझ नहीं आना, और वो नहीं पढ़ा तो आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आपने कहा सारी चीजें छोड़ दो, एफआर छोड़ दो, टैक्स छोड़ दो, क्या ये लेक्चर लेने के लिए आना है क्योंकि सर ने डरा दिया। हालांकि असल में कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा था अटेंडेंस ज्यादा से ज्यादा इंश्योर हो। तो क्या स्केयरवेयर क्या करते हैं? आपको सडनली मैसेज देते हैं कि ये कोई आपका सिस्टम पे अटैक हो चुका है, क्लीन करना चाहते हैं तो पेमेंट करें। ठीक है, ये फेक सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसे फेक सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले फेक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर सॉल्यूशन देते हैं। तो ये मिलिशियस सॉफ्टवेयर समझ आ गए कौन कौन से हैं? आपको इनमें से कौन सा सबसे खतरनाक लग रहा है?
ओके, फाइल को करप्ट कर रहा है, वो अवेलेबल ही नहीं है। स्पाईवेयर सबसे, हाँ वो आपने सुना होगा बाज़ औक़ात कि आपका मोबाइल आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपको पता ही नहीं है ना। जी जी, ट्रोजन हॉर्स ना भाई, ट्रोजन हॉर्स तो 15 मिनट लगा के हमने एक्सप्लेन किया, ऐसा नहीं किया था। वो एक मुल्क की फौज ने दूसरे पर, ट्रोजन हॉर्स का मतलब है बज़ाहिर यूजफुल सॉफ्टवेयर हो, लेकिन असल में उसके अंदर कुछ हिडन ऐसे इंस्ट्रक्शंस बिल्ड की गई हो जो कि नुकसान पहुंचाती हो, बस इतना काफी है। साइबर क्राइम वैरायटी, साइबर क्राइम कितने तरीकों से किया जा सकता है? साइबर क्राइम वैरायटीज कितने तरीकों से? साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्या होता है? किसी का पीछा करना। साइबर स्टॉकिंग क्या है? ऑनलाइन हैरेसमेंट, ऑनलाइन हैरेसमेंट। ये भाईजान ने एक दिन के अंदर 500 मैसेज कर दिए इसको, हाँ जी, लड़की बन के। तो ये क्या होगा? नहीं लड़की बन के नहीं, लड़की समझ के इसको। हाँ, इसके मोबाइल में, इन भाईजान के मोबाइल में इनका नंबर था नाम की बजाय बेस्ट फ्रेंड के नाम से। इसने पढ़ लिया, इसने कहा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा ठीक है बेस्ट फ्रेंड। फिर देखा गुड फ्रेंड, वो ये था। तो गुड फ्रेंड को मैसेज करता रहा एक दिन में 500, ये समझ। तो ये क्या है? साइबर स्टॉकिंग। इसके खिलाफ क्या आप कंप्लेन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं और एक्शन भी लेते हैं। हाँ जी। फॉर्जरी, फॉर्जरी का मतलब क्या है? फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। कॉलेज में एडमिशन लेना है तो दोस्त ने एडमिशन लिया, पेमेंट का जो एविडेंस आया बैंक की तरफ से, उसको सिर्फ अपना चेंज करके ना सिर्फ एक नंबर, और वही कॉलेज को दोबारा भेज दिया कि सर ये देखें मैंने फीस पे की है। कई केसेस पकड़े गए। ये क्या? डिजिटल डाटा जनरेट का। कहीं पे जॉब चाहिए तो दोस्त के लिए डिग्री, एआई के जरिए से उसे कहा इसमें मेरा नाम लिख दो। अब तो एआई आपको पता है इमेज जनरेशन में बहुत आगे निकल चुका है, वो ऐसे जैसे बिल्कुल रियल है, और वो सेंड कर दी जॉब अप्लाई करने के लिए। ये क्या है? ये है फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना, ये भी एक क्राइम है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जो है उसको कॉपी करना, कॉपी करना उसको। कॉलेज के लेक्चर नहीं लेने, समझ गए? सॉफ्टवेयर पायरेसी। साइबर टेररिज्म क्या है? कि कोई बहुत, साइबर टेररिज्म कि कोई ऐसा सिस्टम जो कि किसी मुल्क के लिए बहुत ही अहम है उसे अटैक करना, जैसे यूटिलिटी सिस्टम अटैक करना, जैसे डिफेंस सिस्टम अटैक करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? साइबर टेररिज्म। यानी साइबर अटैक्स को टेररिज्म के लिए यूज करना। फिशिंग आपको पता ही है, आपको ईमेल सेंड किया जाता है या मैसेज सेंड किया जाता है जिसको क्लिक करने से आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा चोरी हो जाता है। हैकिंग, आपके सिस्टम, आपकी इजाजत के बगैर आपके डाटा को एक्सेस करना हैकिंग कहलाता है। और डीओएस क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या मतलब? आपका सिस्टम इतना ओवरलोड कर दिया जाता है कि वो कोई वर्क कर ही नहीं पाता। एक ही एक्टिविटी बार, एक ही फाइल बार बार ओपन हो रही होगी, एक ही डायलॉग बॉक्स जो है वो 1000 दफा ओपन हो जाता है, 1000 तो लाखों दफा। आप कोई और एक्टिविटी बंद ही नहीं कर सकते। आप जितनी दफा बंद कर, जितनी देर में बंद करेंगे उतनी में 3-4 फाइल्स और ओपन हो जाएंगी या 3-4 और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। यह डिनाइल ऑफ सर्विस। आपका सिस्टम आपके लिए ही अवेलेबल नहीं है। और अगर ये उसके वॉर्म की तरह अगर ये पूरे नेटवर्क पे यही प्रॉब्लम फैल जाए तो फिर इसे डिनाइल ऑफ सर्विसेज नहीं कहते, फिर इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, क्योंकि वो थ्रेट जो वायरस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। भाई ये सारे समझ आ गए आपको? ओके, फिर सोफिस्टिकेटेड अटैक्स। क्या कोई सोफिस्टिकेटेड अटैक मतलब जो सोच समझ के बड़े शातिर दिमाग के साथ किए गए हों। सोफिस्टिकेटेड अटैक कौन से हैं? जो सोच समझ के बड़े शातिर दिमाग ने, किसी पढ़े लिखे बंदे ने जिसने कोई गलत चीजें पढ़ ली उस वो अटैक करे। वो कौन से अटैक्स है? सलामी अटैक। सलामी अटैक क्या है? सलामी अटैक क्या है? सलामी अटैक का मतलब ये है कि छोटी छोटी अमाउंट्स में फ्रॉड करना। क्या? छोटी छोटी, यानी आप बैंक में बजाय उसके, हाँ सलामी, शादियों में जैसे सलामी होते हैं छोटी छोटी हैं, ये भाईजान को सलामी मिली 10 रुपए मिल गई, इसने 10 रुपए दे दिए, उसने 20 रुपए दे दिए, ये 30 रुपए दे दिए। हाँ,
इसने 10 रुपए डब्बे में डालने थे, 10 रुपए डाले और साथ ही छोटे छोटे कई नोट 10 के हैं। ये है सलामी अटैक। क्या है? सलामी अटैक। स्मॉल रिपीटेड थेफ्ट। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी सिस्टम में 10 लाख का अटैक करेंगे, चोरी करेंगे, हैकिंग करेंगे, तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने का चांस ज्यादा है 10 लाख का एक अटैक। लेकिन अगर 100 रुपए के 1000 अटैक करेंगे ना, तो फिर पकड़े जाने के चांसेस कम है। तो इस कंसेप्ट पे ये बेस कर रहा है सलामी अटैक, कि छोटे छोटे बजाय एक ही दफा बड़ा हाथ हमारे क्या करे, छोटे छोटे कई हाथ मार ले। ये सलामी है ना तरीका वारदात। दूसरा तरीका वारदात क्या है? डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग का मतलब क्या है कि आप डाटा में कुछ इस तरह का चेंज करें कि प्रोसेसिंग के बाद आपको फायदा ऑटोमेटिकली हो जाए। जैसे मैंने बैंक से ये नहीं कि बैंक के पेमेंट सिस्टम को हैक करके अपने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करवा लिया, नहीं, ये पकड़े जाएंगे हम। तरीकाकार क्या है? मैं जिस कंपनी का एम्प्लॉय हूं, उस कंपनी के बैंक अकाउंट को हैक नहीं करना, मैंने सिर्फ जो उसका पेरोल सिस्टम है, क्योंकि बैंक सिस्टम ऐसे सिक्योर भी ज्यादा होता है, इसमें नजर भी ज्यादा होती है, पेरोल सिस्टम को मैं एक्सेस करके अपनी सैलरी जो 25,000 है आगे एक जीरो ऐड कर दूं, डाटा चेंज कर दूं, जिस डाटा की बेस में मुझे पेमेंट होनी है। क्या? डाटा डिडलिंग। ये है ना शातिराना तरीका। पहला तरीका भी सलामी अटैक भी शातिराना था, सोफिस्टिकेटेड। डाटा डिडलिंग भी शातिराना। ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या है? ईमेल स्पूफिंग है कि आपको ईमेल आए, आप सोए हुए हैं, सुबह रिजल्ट है, 5 बजे ईमेल आ गई आई कैब की तरफ से, आपका गोल्ड मेडल आ गया। आप कह रहे थे सवाल मैं 3 छोड़ गया हूं, 2 सवालों के बारे में मुझे पता नहीं सही है कि गलत है। हाँ, 2 सवाल ठीक थे मेरे, गोल्ड मेडल आ गया, चलो कोई बात नहीं, आ गया आई कैब का। जैसे फेल का नहीं पता चलता, वैसे गोल्ड मेडल का भी नहीं। लेकिन आपको याद आ गया कि सर ने कहा था अगर कभी डाउट हो तो सेंडर की जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी चेक कर लेना है। आपने कहा मैं देखता हूं ईमेल किसने भेजी है, ईमेल किसने भेजा, कहीं हॉटमेल से तो नहीं आई @ हॉटमेल। अगर आई ईमेल president@hotmail.com, हाँ ओरिजिनल डोमेन, तो कहां से आई? सुनिए अब जरा, ईमेल आई, बताइए जरा। आई कैप की साइट क्या है? www डोमेन रजिस्टर होते हैं साइट के साथ, वहां से मेरा ICAP.org. यही साइट है? गलत, हैकर यही करते हैं। ये साइट ICAP की साइट है, तो ICAP की साइट तो है ICAP.org.pk। ये ICAP नहीं है, ये A नहीं है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। ये दूसरा स्पेशल कैरेक्टर होता है A का, ये आपको माना टाइपिंग में। तो इसके साथ अगर मैंने डुप्लीकेट साइट रजिस्टर करवा ली, जो हो जाएगी, क्योंकि एड्रेस यूनिक होना चाहिए, यूनिक है। आम जो बंदा है वो इस चीज को नोट नहीं करेगा कि मिजान बैंक है ना, इसमें ए दूसरे वाला के और से लगा, ये भी ए ही है। स्पेलिंग याद की होती है, शेप नहीं याद की होती। ये वाला ए अलग है और ये वाला ए डिजिटल टाइपिंग में भी अलग है, ये दोनों ए अलग अलग है। सोच में पड़ गए ना, इसीलिए तो हैकर्स कामयाब होते हैं, पढ़े लिखे शातिराना चाल। तो वो क्या करेगा, ईमेल ऐसी बनाएगा, पहले वेबसाइट रजिस्टर करवाएंगे जो कि बज़ाहिर मिलती जुलती होगी, फिर उसके बाद ईमेल ऐसे सेंड करेंगे, लगेगा जेन्युइन सोर्स से। ये है ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या है? आपको हैकर ईमेल भेजता है जो लगता है जेन्युइन सोर्स से आई है, ये है ईमेल स्पूफिंग। अब तो ईमेल स्पूफिंग बहुत एडवांस हो चुकी है, अब तो सम टाइम एग्जैक्ट बैंक के एग्जैक्ट डोमेन से ईमेल आ जाती है, एग्जैक्ट डोमेन से ईमेल आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, इंफॉर्मेशन भी होती है, एक्सेस भी होती है, वो हैकर जाहिर है वर्किंग करते हैं, हैक करते हैं। किसी सिस्टम को हैक करने के लिए आपके पास सिर्फ उसका डोमेन होना, सिर्फ कोई एक लॉगिन हो, आप उस सिस्टम को हैक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट आईडी से आप ICAP की वेबसाइट को एंटर कर सकते, किसी ना किसी लेवल पे एंटर कर सकते हैं,
आप आईके का सिस्टम हैक कर सकते हैं। इसकी बहुत सी टेक्निक सिखाई जाती है, लेकिन टेक्निक्स यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेंगी डार्क वेब पे। कहाँ मिलेगी? डीप वेब पे नहीं, डार्क वेब पे। एआई है, एआई के साथ आज एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा अपनी जिम्मेदारी पे। उसे कहिएगा हाउ टू किल माई बेस्ट फ्रेंड विदाउट बीइंग कॉट, विदाउट बीइंग कॉट, पकड़े जाए बगैर। हाउ टू मेक बॉम्ब, हाउ टू स्टील, ये चीजें इस तरह की एआई। वो ना सिर्फ ये कि आपको जवाब नहीं देगा, बल्कि रेगुलेटर्स को ईमेल भी सेंड कर देगा। ये पिछले दिनों एक केस रहा था, मतलब कि एक स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट था गालबन या कोई टीनेजर था, उसने सुसाइड कर ली। तो उसके पेरेंट्स ने जब रिकॉर्ड चेक किया तो सुसाइड करने से पहले उसने एआई पे इस तरह की सर्च की हुई थी कि सुसाइड कैसे की जा सकती है, कितने तरीके हैं, पेनलेस तरीका कौन सा है। तो पेरेंट्स ने उस एआई मॉडल पे केस किया कि जब इनके सिस्टम को यूज़ किया हमारे बच्चे ने, इनको पता चल गया, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं ना, तो इन्होंने क्यों नहीं हमें इस वक्त इन्फॉर्म किया। इनके पास डाटा अगर मेंटेन करने सिक्योरिटी पर, तो वो मेंटेन कर रहे होते हैं डाटा। 30 डेज तक आपकी सारी हिस्ट्री जो है ना वो मेंटेन कर रहे होते हैं, जो भी सर्च करते हैं एआई। तो हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया ताकि हम उसका कोई काउंसलिंग करवाते। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फिर उसके बाद डिबेट शुरू हो गई कि क्या एआई कंपनीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो वो वैसे अगर तो कोई इस तरह की क्वेरी हो ना जो नेशनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाती हो, वो रेगुलेटर के साथ शेयर करते हैं, हमें नहीं पता चलती, वो रेगुलेटर के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, हाँ, एआई कंपनी, बिल्कुल कंपनी शेयर करती है। आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल मतलब नहीं हो, उसके कर लेते हैं। बहरहाल चले तो, लेकिन डार्क वेब पे ऐसे एआई मॉडल्स मौजूद हैं जिनके जरिए से आप वो उसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या रिस्ट्रिक्शन? गार्ड रेल्स बनाते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई ये कि इस क्वेरी का जवाब देना, इस क्वेरी का जवाब नहीं देना। लेकिन डार्क वेब पे जो मौजूद होते हैं उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप किसी भी किस्म की क्वेरी पूछ सकते हैं। वो फिर बहरहाल मैं लेकिन आपको वार्न करने के बता, अच्छा उधर जाना नहीं है आपने, वो बहुत ना 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 बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करना आपने, बिल्कुल नहीं उधर जाना, जरूरत भी नहीं है। क्योंकि उधर आप अपने आप को शिकारी समझ के जा रहे होंगे, उधर आपने खुद शिकार हो जाना है। उधर बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, उससे उस दुनिया से दूर रहें। सिर्फ इतना पता वो दुनिया है और उससे हमने दूर रहना है, बस। आगे चलते हैं। लॉजिक बम, लॉजिक बम क्या है? लॉजिक बम ऐसा है कि जब कोई कंडीशन पूरी होगी फिर वायरस एक्टिवेट होगा, वरना चुपके से पड़ा रहेगा। जैसे शायद आपको नहीं अंदाजा होगा, एक लॉजिक बम था हमारे माने Y2K ईयर 2000। वो असल में जब कंप्यूटर ईजाद हुए ना, तो उसमें जो मैक्सिमम डेट की ऑप्शन रखी गई ना, उस वक्त वो रखी गई थी 1999, यानी 1960-70 में जब भी हुआ तो डेट में 1999। तो ये एक अफवाह फैल गई कि 1999 जैसे ही ख़त्म होगा 2000 आएगा, चूँकि कंप्यूटर्स के सिस्टम में वो 2000 की डेट बिल्ट इन नहीं की, किस तरह की स्टोरी थी। तो सारी दुनिया के कंप्यूटर काम करना छोड़ देंगे, या वो एक्टिविटी जो कि 1900 मतलब इस तरह की भी थ्योरी सामने आई कि 1900 में जिस दिन जो एक्टिविटीज़ हुई हैं 2000 में सेम होगी। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल अटैक किया गया है, कोई बम चलाया गया किसी जगह पे फॉर एग्जांपल 1945 में, तो फिर वही बम 2045 में दोबारा ऑटोमेटिकली चल जाएगा। इस तरह की अजीबोगरीब थ्योरी आना शुरू। तो लॉजिक बम क्या है कि जिसमें आप कोई एक कंडीशन ऐड कर देते हैं कि भाई अगर इस फॉर एग्जांपल पर्सन ने 1 घंटे से ज़्यादा सिस्टम को यूज़ किया तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये 1 घंटे से यूज़ करना, ये क्या है? लॉजिक बम। सर्टेन टाइम पीरियड पे ये वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। ये क्या है? लॉजिक बम। कोई लॉजिक बना दी, जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा, कंडीशन पूरी होगी फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, वरना नहीं होता। सेम इधर, या जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, ठीक है, इफ देन, इफ ये कंडीशन पूरी हुई तो ये भी वायरस उसी तरह का लॉजिक बम। भाई सोफिस्टिकेटेड अटैक समझ आए आपको क्या है? ओके, फिर इसके बाद क्या है जी? इनसाइडर एंड एक्सटर्नल थ्रेट। ये तो आपको पता है, इनसाइडर थ्रेट किसकी तरफ से होते हैं और एक्सटर्नल थ्रेट किस तरफ से होते हैं? हैकर्स की तरफ से। चलते चलते कोई 2-3 स्टोरीज ना डिस्कस कर लें। इक्विफैक्स एक कंपनी थी, चलते छोटी छोटी स्टोरी।
एक कंपनी, हाँ कंपनी है, इन्होंने एक सिस्टम था अपाची स्टर्स। अपाची स्टर्स जो है ये समय एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री। चूंकि ये फ्री है इसलिए लोग अक्सर इसको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इंस्टॉल करते हैं। ओपन सोर्स होता है, कुछ ग्रुप होता है जैसे एनजीओज है वो फिर इसको मैनेज करते हैं। कुछ बहुत से लोग मतलब जनरली पब्लिक जो है वो, जैसे विकीपीडिया ना, विकीपीडिया कौन मैनेज कर रहा है? सारे लोग मिलकर मैनेज कर रहे हैं। जिसको किसी वाक्य के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वहां पे जाता है, दूसरे लोग उसको सिर्फ चेक करते हैं ठीक है कि नहीं। तो उसमें एक वल्नरेबिलिटी थी, यानी वीकनेस थी इस सिस्टम के अंदर। जब पता चली तो ये जो कंपनी थी अपाची स्टर्स वाले, इन्होंने उसका पैच इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई अपना अपना ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले, इसमें ये फ्लॉ है। इस इक्विफैक्स कंपनी ने क्या किया? अपडेट ही नहीं किया। जब अपडेट आया हैकर को ये पता चल गया, हैकर बड़े हिसाब किताब लगाते हैं, उन्हें ये पता है ये फ्री सॉफ्टवेयर है, दुनिया में ज्यादातर लोग या कंपनी ये यूज करेंगे पैसे बचाने के लिए। फिर जब उन्हें पता चला कि ये कंपनी ने सिक्योरिटी अपना पैच रिलीज किया है तो उन्हें यह भी पता चल गया इसका मतलब कोई ना कोई फ्लॉ है इसमें। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फौरी तौर पे विंडोज को या सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के आदी नहीं होते। इन्होंने फिर सर्च करना शुरू कर दी कि मोस्ट लाइकली कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो ये सिस्टम यूज कर रही है लेकिन उसने अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट नहीं किया होगा। उन सारी कंपनीज में उन्होंने अपना वायरस भेज दिया। इस कंपनी ने यूज अपडेट नहीं किया। वो चूंकि उनको गेट पता चल गया, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे घर का एक खुफिया दरवाजा हो और हमें कोई आके बता दे भैया आपके घर का खुफिया दरवाजा है, जरा उधर ना कुंडी लगा लें। हम क्या अच्छा लगा लेंगे वीकेंड पे, छुट्टी होगी जब, और उससे पहले ही किसी और को पता चल जाए और वो उसके जरिए से हमारे घर में। एग्जैक्टली यही हुआ इसके साथ, ठीक है। तो ये तो इसका रिकॉर्ड जो है वो चोरी कर दिया गया। अब बताइए इससे क्या समझ आती है, हमें क्या लेसन मिलता है? कि जब भी अपडेट्स आए, और भी उसने लेसन लिखे हैं, सबसे अहम लेसन क्या है? जब भी अपडेट आए फौरी अपडेट करें, इंतजार ना करें वीकेंड में करेंगे, ना 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 ना, फौरी। टारगेट कंपनी क्या था? ये कंपनी थी, इसने समझ लीजिए ये जैसे हमारा स्टोर है ना, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, चेन है, ठीक है, ये डिपार्टमेंटल स्टोर कंपनी थी। इस कंपनी ने अपना सफाई सुथराई का, वेंटिलेशन का, एयर कंडीशनिंग का काम एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्स किया था और उस दूसरी कंपनी को अपने सिस्टम की एक्सेस दी थी। अब गलती इस कंपनी ने यह की कि उस दूसरी कंपनी को जो एक्सेस, एक तो ये चेक नहीं किया कि उनके यहाँ जो आईटी सिक्योरिटी सिस्टम है वो कितना अच्छा है, लोग कितने नॉलेजेबल है, और दूसरा वो जो एक्सेस दी तो इसको चाहिए ये था कि अपने पूरे सिस्टम की नेटवर्क सेगमेंटेशन कर देती कि वेंटिलेशन वाला सिस्टम अलग, पेरोल वाला सिस्टम अलग, इन्वेंटरी वाला सिस्टम अलग, कस्टमर का रिकॉर्ड वाला सिस्टम अलग। सेगमेंटेशन करनी चाहिए थी ना, नहीं की सेगमेंटेशन। अब जो इनका वेंडर था ना, जो वेंटिलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता था इन्हें, उसका सिस्टम वीक था, हैकर ने उसके सिस्टम को हैक किया और उसको कुछ नहीं कहा। उसका सिस्टम हैक किया, उसको कुछ नहीं कहा उस वेंडर को। उस वेंडर के लॉगिन से इस टारगेट कंपनी में एंटर हुए और फिर उसके बाद क्या किया, उसमें मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया और कहा भैया अब अगर आप इसको रिलीज करें तो पेमेंट दीजिए, नुकसान हुआ। इससे फिर हमें क्या सबक मिलता है इस फ्रॉड से? क्या क्या है कि नंबर 1, अपना लॉगिन जिसके साथ शेयर करें वेंडर सिक्योरिटी चेक करें, और दूसरा नेटवर्क सेगमेंटेशन, ताकि अगर कभी वहां से वो अटैक हो भी जाए, सिस्टम कैप्चर भी, हमारा पार्ट ऑफ द सिस्टम खत्म हो, डिस्टर्ब हो, पूरा सिस्टम ना हो। नेटवर्क सेगमेंटेशन इसलिए जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दी जाए, बिल्कुल। वानाक्राई ये एक माइक्रोसॉफ्ट का फ्लॉ था सिस्टम में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपडेट करवाया, लेकिन दो तरह के लोग, वो जो अपडेट करने के आदी नहीं थे वो, और जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे बताइए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर जब आप लेते हैं ना तो वो एक कंडीशन लाजमी आपको कहते हैं इसको अपडेट नहीं करना। अपडेट करेंगे तो जेन्युइन कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, उनके सर्वर के साथ, और वहां से पता चल जाएगा उनको, वहां पे डिजिटल स्टैंप लगा देते हैं कि दिस विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, की ठीक नहीं है, एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? अगर आप कोई ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी लैप है, बाद में सामने आया, कंपनी जब उसका पैच इशू करेगी तो क्या आप उसको अपडेट करवाएंगे? अब हैकर को पता है कि पाकिस्तान में तो लोग जो है ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उस सिक्योरिटी जो अपडेट थी उसको सामने रख के देखेंगे, अपडेट को पढ़ के कि ये किस चीज का अपडेट है।
जैसे दवाई पे लिखा होता है किस मर्ज का इलाज है, तो अगर कोई पर्सन के इसके जेब में से कोई मेडिसिन याद नहीं सामने आ जाए तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये मर्ज है। तो उसी तरीके से पता चल गया कंपनी के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। हैकर्स ने फिर देखा कि किस जगह पे पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे होंगे या अपडेट नहीं किया जा रहा होगा, वहां पे हैक किया। इसमें इवन बहुत से हॉस्पिटल्स तक शामिल थे। यूके में बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो या तो अपडेट नहीं करते थे या पायरेटेड वर्जन उस वक्त यूज कर रहे थे। अरे हैक हो गया। वो जो उन्होंने 4000 रुपया बचाया कि ओरिजिनल लाइसेंस ना सॉफ्ट, बाद में लाख रुपया अदा करना पड़ा। ये वाना क्रैश सॉफ्टवेयर को, इस बारे में मजीद इनके बारे में सर्च करना चाहें नेट में सर्च कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कॉलोनियल पाइपलाइन, पाइपलाइन है जैसे समझ लीजिए पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पूरे मुल्क में सप्लाई करने का काम था इनका, जो है ऑयल सप्लाई करने का काम था। प्रॉब्लम क्या थी पहले इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को अकाउंट की एक्सेस दी थी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर नहीं की थी। तो बहुत से एम्प्लॉइज कहते थे सर मल्टी क्या 2 दफा पासवर्ड एंटर कर, 1 दफा ठीक है ना, बस ये कौन सा पासवर्ड किसी को पता चलेगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं की एम्प्लॉइज ने, और एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, उसके अकाउंट को डीएक्टिवेट नहीं किया। हैकर वो शायद उससे मिला हैकर्स को अकाउंट, या हैकर ने उस एम्प्लॉय का पर्सनल कंप्यूटर हैक किया जिससे उन्हें इंफॉर्मेशन मिली, इसके बारे में नहीं कंफर्म। लेकिन हैकर तक ये पहुंच गया, हैकर को पता चल गया इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है। उसके सिस्टम को यूज करते हुए उन्होंने कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस किया और वहां पे उसको ब्लॉक कर दिया सिस्टम को। अब पूरे मुल्क की जैसे सप्लाई लाइन, जैसे जैसे नेटवर्क को ट्रेन किया जाता है कि अच्छा इस दिन यहां से सप्लाई जाएगी, कराची से इस शहर में जाएगी, बोर्ड आ गई है, और फिर दूसरे मुल्तान में इतनी जाएगी सप्लाई, लाहौर में इतनी आएगी। अब सिस्टम चूंकि अनअवेलेबल था, किसी को नहीं पता था किस सिटी में कितनी सप्लाई कर भेजनी है, तो सप्लाई क्या हो गई, रुक गई। जब पूरे मुल्क सप्लाई रुक गई तो लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया, लाखों लोग इससे इफेक्ट। फिर कंपनी को मेरा ख्याल है अच्छी खासी अमाउंट पे करके तो फिर ये रिकवर करवाना पड़ा सिस्टम। इससे क्या सीखा हमने, ऑथेंटिकेशन, और जो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएं। लास्ट, बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट होता है इन बैंक, जैसे हमारा समझ लीजिए व्हाट्सएप होता है ना एक दूसरे को सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, ये स्विफ्ट समझे बैंक्स का व्हाट्सएप है। इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए बैंक एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन इसके जरिए से भेजते हैं। सिस्टम जाहिर है थोड़ा सा डिफरेंट है, समझाने के लिए सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं। एक बांग्लादेश की तरफ से सिस्टम ये होता है कि बैंक, कोई कमर्शियल बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शंस गई, हेड ऑफिस के पे कोई पर्सन उन इंस्ट्रक्शन को देखता है कि भैया कितनी पेमेंट कहां से किस मुल्क में ट्रांसफर करने की इंस्ट्रक्शन है, और फिर इसको ओके करता है। अब बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है, हेड ऑफिस में जो बंदा बैठा है ना, अमूमी तौर पे उसको होता है कि ये हमारा इस ब्रांच में ये मैनेजर है, इसका ये आईडी है, इस आईडी से अगर इंस्ट्रक्शन आ रही है तो ओके होंगी। हैकर ने एक ब्रांच के जो मैनेजर था उसका अकाउंट एक्सेस करके, हैक करके फेक स्विफ्ट इंस्ट्रक्शन जनरेट करना शुरू कर दी कि दुबई में ये पर्सन है, इसके अकाउंट में इतने डॉलर ट्रांसफर कर दिए जाएं, सिंगापुर में ये पर्सन है, इसके बहुत से पर्सन के ना मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन जनरेट करना शुरू कर दी। उधर जो पर्सन बैठा हुआ था ना, शुरू में उसने 5-6 इंस्ट्रक्शन जो थी ओके कर दी कि रूटीन का टास्क है। जब इंस्ट्रक्शन ज्यादा आना शुरू हो गए ना, थोड़ा सा अलर्ट हुआ, कहने लगा एक दिन में इतनी इंस्ट्रक्शन तो आती नहीं है। लगभग उसने 81 मिलियन के करीब इंस्ट्रक्शंस, 81 मिलियन डॉलर की, और टोटल 1000 मिलियन डॉलर की इंस्ट्रक्शन हैकर्स ने एक्टिवेट सेंड की थी। जब उसने कोई 8-10 प्रोसेस करने थे, इतनी इंस्ट्रक्शन तो डेली में आती नहीं, हो क्या रहा है, उसने थोड़ा मैसेज पढ़ना शुरू किया डिटेल में। इंटरेस्टिंगली मैसेज में स्पेलिंग की मिस्टेक्स थी जिससे वो पकड़ा गया। उसने कहा स्पेलिंग मिस्टेक तो हमारे सिस्टम में, हमारे स्टैंडिंग मतलब एक फिक्स इंस्ट्रक्शन होती है ना, फॉर्मेट जो उनका होता होगा, स्पेलिंग मिस्टेक तो होती नहीं, उसने उधर ही ब्लॉक कर दी। फिर आप भी देखें, आपको जो मैसेज आते हैं ना, स्टेट बैंक ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया, एक चीज हमेशा कॉमन होगी, क्या, कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक जरूर होगी। एक तो नंबर वो उनका अपना पर्सनल नंबर से आता है, भैया नंबर तो कोई इस तरह का रख ले कि जैसे 8179 इस तरह का नंबर हो, पता चले कोई ऑथेंटिक सोर्स से आया, एक इमेज परसेप्शन। पर्सनल नंबर से कहते हैं जी आपको पैसे ट्रांसफर होने का मैसेज आया होगा, गलती से पैसे ट्रांसफर हो गया, मुझे वापस कर दीजिए। क्या खुद ही मैसेज भेज के खुद ही कर रहे हो ट्रांसफर? कल मैसेज आया, मुझे कॉल किया, दिल तो किया मैं ब्लॉक कर दिया उसका। और स्पेलिंग मैसेज पढ़ के मेरा मूड खराब हो गया, और कोई छोटा सा मैसेज 5 लाइन थी, 10 गलतियां थी स्पेलिंग की,
मैं भाई कुछ पढ़ लिख तो लो, कोई मैसेज तो सा ड्राफ्ट कर लो। हाँ, तो ये है बांग्लादेश बैंक से। इसके बारे में मजीद अगर आपको कोई भी केस अच्छा लगे नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको सीखने को काफी चीजें मिलेंगी। ठीक है जी, ठीक है मेरे भाई, जा रहा हूं मैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अल्लाह हाफिज।